नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। एक तरफ मजबूती के साथ खड़ी बीजेपी तो दूसरी तरफ अपनी पुरानी रंगत में लौटने को जद्दोजहद करती कांग्रेस। और इन दोनों बड़ी पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द खंड खंड में विखंडित अनेक छोटी छोटी पार्टियां। जितने नेता उतनी पार्टियां, लेकिन भला किसका? राज्य का, जनता का, या फिर लोकतंत्र का? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं, जो लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं और लंबे समय तक दैनिक हिंदुस्तान के साथ पत्रकारिता की है। प्रभात जी, पहला सवाल, नेता नंबर 1 चिराग पासवान, लोजपा। नेता नंबर 2 जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी जी। उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा। बाद में नाम चेंज होकर शायद राष्ट्रीय लोक मंच या और कुछ हुआ है। लोक मोर्चा। नीतीश कुमार, जदयू। लालू प्रसाद, राजद। जन सुराज अब बनने वाला है, बल्कि बनने की प्रक्रिया में है, प्रशांत किशोर। आनंद मोहन, बिहार पीपुल्स पार्टी। एक नाम है द प्लुरल्स पार्टी, जिसकी जिसकी संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी। यानी बिहार में जितने नेता उतनी पार्टियां, लेकिन भला किसका? जनता का, या खुद नेता का, राज्य का, या फिर लोकतंत्र का? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात आपको सामने रखना चाहूंगा कि आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। फ्लैशबैक 2023 में आप ले चलेंगे? चलिए, फ्लैशबैक में हम चलते हैं। 2023 में फरवरी के महीने में पटना में एक भाजपा की बैठक हुई थी। जेपी नड्डा का एक बयान आपको याद आया होगा कि जिसमें छोटी पार्टियों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि भाजपा छोटी पार्टियों के साथ जो बर्ताव करती रही है, माने सारी पार्टियां जैसे कि नदियां, छोटी नदियां गंगा में समाहित हो जाती है, उसी तरह भाजपा भी में सारी छोटी पार्टियां आज न कल समाहित हो जाएगी, इसका उनको विश्वास था। यह अलग बात है कि 2024 का रिजल्ट कुछ इससे अलग हुआ और छोटी पार्टियों का कई जगहों पर अस्तित्व कायम हो रहा है और कई छोटी पार्टियों ने कमाल भी दिखाया है इस चुनाव में। और लेकिन दो तरह की छोटी पार्टियां हैं। एक छोटी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसका क्षेत्र में अपना वजूद है, अपने क्षेत्र की वह मजबूत पार्टी है, क्षेत्र में उनका लंबे समय से कम 3 दशक 4 दशक का एक यात्रा है और एक जनाधार भी है, सॉरी। तो उस तरह की पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां ऐसी है जो सिर्फ चुनाव में उम्मीदवार बने थे तो पार्टियां बनी थी और वो पार्टी चुनाव के साथ साथ विलीन हो गई। जैसा कि मुझे याद है कि द प्लुरल्स पार्टी उसी क्रम में आती है और इसी तरह से अक्षय वर्मा जो 2014 में जो आईएएस मुजफ्फरपुर के निवर्तमान डीएम रहे, अमिताभ वर्मा जो अब रिटायर्ड डीएम रहे, एसपी रहे? डीएम मुजफ्फरपुर के डीएम थे। अच्छा। अक्षय वर्मा। तो अक्षय वर्मा छात्र राजनीति करते थे, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी, जो और अपने यूनिवर्सिटी में बड़े नेता थे और उनको राजनीति का जब शौक बना तो उन्होंने एक सर्जन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी का ही गठन कर लिया था और उस पार्टी से वो 2014 का चुनाव भी लड़े थे। हमको जैसा याद है कि 20-22 हजार वोट भी आया था उसको, उनको 20 हजार से प्लस वोट आया था उनको।
ठीक है, तो वो पार्टी भी उसके बाद खत्म हो गई। इसी तरह से एक जमाने में बड़ा उफान था आनंद मोहन का, शायद वह साल था 1995, और उस साल बिहार पीपुल्स पार्टी बनी थी। पूरे बिहार में चुनाव मैंने समझौता करके कुछ दलों से, लेकिन बड़े स्तर पर बिहार पीपुल्स पार्टी ने, उस समय समता पार्टी का गठन हुआ था, और आनंद मोहन बड़ी ताकत के साथ उभरे थे और सब जगह, लेकिन उनका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट से वो उनकी यात्रा उसके बाद ही लगभग खत्म हो गई। मतलब 10 साल। जैसे समुद्र में लहर उठती है बहुत तेजी से, बिहार की हाँ, सियासत में वो इसी तरह से एक लहर की तरह बिहार पीपुल्स पार्टी उभरी थी और जी, लगा था जी। कि अब सीएम बनेंगे और पूरे बिहार में छा जाएंगे। हाँ, पूरे सीएम बनने की तैयारी थी आनंद मोहन की, लेकिन उसी समय कृष्णैया जैसा कांड भी हुआ और जी कई सारे कृष्णैया की मामले हत्या हो गई थी। कृष्णैया की हत्या हो गई, और वहीं से सारा टर्निंग पॉइंट आ गया उस पार्टी का और उसकी राजनीति का। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये कुछ पार्टियां बनी और उनका अस्तित्व खत्म हो गया, और कुछ छोटी पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं पर्दे में बनी हुई है, या फिर अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी जन है। वो तो और कांग्रेस में वो विलय कर चुके हैं ना। कांग्रेस में विलय का वो पूरा पूरा क्या उनका वही जानेंगे, वही बता सकते हैं, लेकिन जो दिखा था टीवी के स्क्रीन पर वो तो विलय की बात थी, लेकिन वो मतलब कागज निर्दलीय में बना हो निर्देशन। सकता है या ये घोषणा कर दिए होंगे ना, हाँ, तो विकल्प बनाए रखने लेकिन के लिए। उनके उनके पार्टी के पदाधिकारी जीवित हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि वो भी पार्टी है। किसी एक नेता से पार्टी का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता है। आज भी समता पार्टी बना हुआ है और उसके कोई ना कोई पदाधिकारी हैं, तो पार्टी अपना चलता रहता है, लेकिन वो अब माने उस तरह से उस रौद्र रूप में नहीं है जिस रौद्र रूप में 95 में समता पार्टी थी। तो उस तरह की बात है। अच्छा अब प्रभात जी, अब रही बात नहीं, हम अब रही बात राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की। नहीं, हम वो आप आएंगे, हम उसके बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। एक मिनट प्रभात जी, सवाल चूंकि कंटिन्यूअस वो विषय जुड़ता जाए। आपने अक्षय वर्मा की बात की। अक्षय वर्मा विदेशों से पढ़कर आए और एक रसूखदार परिवार से रहे। पुष्पम प्रिया चौधरी भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री हासिल करके लौटी, और शायद उनके परिवार में कोई विधायक या सांसद, शायद मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन जो उनके पिता संज्ञान उनके दिमाग में आ पिता रहा है। विधायक बन चुके थे। जी, उनके पिता विधायक थे, जाले उनके पिता विधायक थे। अच्छा। उनके पिता तो विधायक थे। पॉलिटिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। मैं जो जहां जाना चाहता हूं कि वो विदेश से पुष्पम प्रिया पढ़कर आई और 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरा बिहार घूम घूम कर पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा और मुख्यमंत्री के रूप में खुद को पेश किया था, और 2 जगह से चुनाव भी लड़ी, दोनों जगह से हार गई। शायद 30 या 34 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन आज चर्चा में कहीं नहीं है, और बिहार को बदल देने का सपना दिखाया था। उसी तरह आज जन सुराज के प्रशांत किशोर भी बिहार में बदलाव लाने का ऐलान कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। वे भी विदेश से पढ़कर लौटे हैं और तरह तरह अपने दिखा रहे हैं। तो अक्षय मैं वर्मा वही या आ रहा पुष्पम था। प्रिया चौधरी की तरह ही तो प्रशांत किशोर सपना नहीं दिखा रहे हैं। क्या उस वही हश्र होगा या कुछ अलग होगा? नहीं, देखिए, जन सुराज और पुष्पम प्रिया में बड़ा अंतर है। देखिए, एक अब मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं प्रशांत किशोर, जो चूंकि उन्होंने इलेक्शन के मैनेजमेंट का कमान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभाला है, और जो 2014 का चुनाव हुआ था, बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया था उस समय, और उसके बाद कई पार्टियों के लिए, हमको लगता है कि 8-10 पार्टी के लिए वो काम कर चुके हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल और साउथ की कई पार्टियां हैं। कांग्रेस के लिए भी, इस बार भी कांग्रेस के लिए वो काम करना चाहते थे, शायद उनको निराशा मिली है। तो उन्होंने घाट घाट कर पानी पिया है, और राजनीति में एक लंबा समय अब
लगभग 1 दशक का समय उन्होंने 15 में यहाँ एंट्री ली थी और 15 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय वो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार थी उसके का वो उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी तैयार की थी और उसमें उनका हाथ रहा था। तो 10 साल का लगभग उनका अनुभव है और वो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की माने की राजनीति से भी परिचित है और बिहार के सोशल इकोनॉमी को भी जानते हैं। लेकिन तो एक चीज यहाँ जोड़ना हम चाहते हैं प्रभात जी, कि जिस तरह के सपने दिखाकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कथनी करनी में तो साफ अंतर अभी दिख रहा है। उन्होंने कहा बार-बार वो अपनी सभाओं में ये कहते हैं कि हम जाति और धर्म पर आपने बहुत वोट दिया, और वो दलित और मुसलमान को लेकर जिसकी आबादी बिहार में लगभग 36% या 37% है, उसको टारगेट कर रहे हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि पहला वो प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज के अध्यक्ष दलित होगा और फिर मुसलमान, ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी और जनरल को एक-एक साल के लिए कुछ इस तरह के विचार हो रहे हैं कि अध्यक्ष बनाना है, सबको भागीदारी देनी है। तो भागीदारी के हिसाब से तो वो मंथन चल रहा है, लेकिन फिर जात की राजनीति, धर्म की राजनीति तो चल ही रही है। जी, अब आगे आप जोड़ें। हम जहाँ तक उनकी पार्टी की शुरुआत 2 अक्टूबर से होनी चाहिए। 2 अक्टूबर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर झूठ बोलना दोनों एक ही जैसा है। भारत के लोगों के लिए अगर सोचिएगा, लेकिन दोनों को करने में लोग परहेज नहीं करते हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि सारी राजनीतिक पार्टियों का ध्येय कहाँ है। कुर्सी, सारा निशाना कुर्सी पर है, कुर्सी पर विराजमान होने का है, कुर्सी के लिए संघर्ष का है, सत्ता का यह संघर्ष है। जनता यह ना समझे या ना समझे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये सारा ताना बाना इसीलिए बुना जा रहा है कि प्रशांत किशोर राज्यसभा नहीं जा सके। किसी पार्टी ने उनको राज्यसभा अपने कोटे से नहीं भेजा, इसी का दर्द और मलाल उनके भीतर है। तो इस मलाल को मिटाने के लिए सबसे अच्छी जमीन और सबसे सहज जमीन और भोली भाली जनता बिहार की है और उनको वो यहाँ के लोगों की कमजोरी भी जानते हैं और इस इलाके से भी परिचित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने उनको 2015 में जिस तरह से चुनाव का कमान सौंपा था, तो आधा काम तो वहां भी उन्होंने कर लिया था। तो इसीलिए इस जमीन को चुना है। लेकिन अच्छा, एक चीज बिहार की जनता भोली भाली है, लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक भी है। ऐसा नहीं है कि उनके जाल में फंस जाएगी। बिहार की जनता अगर ऐसी होती तो बिहार में जिस तरह से साउथ में कोई एक्टर या एक्ट्रेस चुनाव में खड़ा होकर आसानी से जीत जाता है, बिहार में संभवतः हमको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बड़ी आबादी पटना में है, उनको भी राष्ट्रीय पार्टी का सहारा लेना पड़ता था और उनको भी जीतने में पसीना छूट जाता था। तो जी, आसान जमीन बिहार नहीं है और सिर्फ सपना दिखाने से कि हम अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी जिंदगी और अच्छे सपने हम आपको दिखाएंगे और आपको अच्छी जिंदगी उपलब्ध कराएंगे, ये कह देना और कर देना में तो अभी प्रशांत किशोर की औकात क्या है। अगर मैक्सिमम जिस तरह से उनके तरफ अभी लोगों का आकर्षण बढ़ा है, अगर बहुत स्थिति अगर उनकी होगी तो लोजपा के आसपास भी नहीं होगी। 5-7 एक सवाल है, लंबा वक्त होगा, भाषण के रूप में हम लोग ना वो ले जाएं डिबेट को। सवाल ये है, अभी लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो यूट्यूब के जरिए, चैनल्स के जरिए, कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की जदयू को खत्म कर देंगे। और दूसरा कि यदि मान लीजिए 2-4 सीटें भी अगर मिल जाती है प्रशांत किशोर को, तो गठबंधन जब करना होगा तो राजद के साथ गठबंधन करेंगे या फिर बीजेपी के साथ करेंगे। मान लीजिए ऐसी स्थिति आई कि अगर इनको 10 सीटें मिल गई और बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसको
8 सीटों की ज़रूरत है, तो क्या बीजेपी इधर जाएँगे जनसुराज बीजेपी के साथ एनडीए के साथ जाएगा, प्रशांत किशोर जाएँगे या फिर इधर आरजेडी की तरफ और इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएँगे? देखिए, राजनीति में बिहार में जिस तरह से बार्गेनिंग चल रही है और सारे नेता जिस तरह से बार्गेन कर रहे हैं, हमको लगता है कि जनसुराज के प्रशांत किशोर को भी सिर्फ वोट लेने तक यह मतलब है कि हमको कहाँ से अधिक वोट हो आ सकता है, इसलिए उनको लगता है कि भाई हम बीजेपी को अटैक करके, बीजेपी को कमजोर करके हम नहीं माने उसमें हमारी जो हमारा वर्ग है वो हमको सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो आरजेडी और जदयू को अटैक कर रहे हैं। उनका अटैक जदयू और राष्ट्रीय जनता दल पर है, मुसलमान और दलित वोट पर है। लेकिन जब जी। उनको समझौता करने का सवाल आएगा, तो बार्गेन करेंगे और जहां उनको ज्यादा फायदा होगा, वहीं जाएंगे। वहां वो फायदा को पहले देखेंगे, जनता का हित, कमिटमेंट और वो सब अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब उसके पीछे चला जाएगा। चलिए अब अधिक ऊर्जा प्रशांत किशोर पर खर्च ना करें, अब आगे आते हैं। बिहार की सियासत में जो अब चल रहा है, जो जितने नेता उतनी पार्टियां, हम के जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, जो एससी/एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइज करने की, उसको नकार दिया है, कहा कि नहीं, एससी ये सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। उनके पिताजी ने इसको लेकर के लगातार मांग करते रहे कि वो क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, तमाम चीजें हैं। अभी बिहार की सियासत में लगातार चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है कि अब नीतीश नाराज हैं, झारखंड चुनाव में जदयू उतरेगा। तो ये तमाम चीजें क्या चल रही हैं अलग अलग हिस्सों में, टुकड़े टुकड़े में क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, जो टुकड़े-टुकड़े में चल रहा है, अगर उसका एक संयुक्त टुकड़ा बन गया, तो भारत की राजनीति बदल जाएगी। अगर अच्छा। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार मोदी जी की वकालत कर रहे थे, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमको लगता है कि उनका कोई बड़ा बयान उसके बाद आया नहीं है। अभी हमको लगता है कि शायद उनकी चुप्पी है, लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट अपना क्लियर कर दिया है। और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के लोकसभा के बाद से चिराग पासवान का बड़बोलापन नहीं दिख रहा है, वो चुप है, कहीं ना कहीं बहुत संयमित चल रहे हैं बिहार की राजनीति में। देश की राजनीति में उनकी अभी औकात क्या है, लेकिन जो प्रदेश की राजनीति है उसमें वो संयम के साथ चल रहे हैं। और यह जो बयान आया है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं करीब कर रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब ला रहा है। और जिस तरह से ये जो चीजें आ रही है, जिस तरह से ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं दलित समाज को अपने उसी खतरे से का अंदाजा लग रहा है जिस खतरे से ओबीसी गुजर रही है। जिस तरह से ओबीसी को संकट में डाला जा रहा है, कभी क्रीमी लेयर की बात होती है, कभी उनके आरक्षण को बायां, कभी दायां, कभी कुछ। और जैसे कि जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, तो जिस तरह से ओबीसी पर ये पाबंदी लगा दी गई कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेंगे उनको सामान्य वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। कई तरह की जो बातें सब हुई है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दलित समाज को ये बहुत इस चुनाव से पहले से भी मोदी जी के इस कंसेप्ट का और इस सोच का कहीं ना कहीं से अंदर में डर बना हुआ था। तभी वो संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर इस चुनाव में एग्रेसिव दिखे, और इस फैसले ने उनके एग्रेसिव और भी होने का मौका दे दिया है। अगर वो अपने आरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे, और जिस तरह से क्रीमी लेयर और सब कैटेगरीज की बात हो रही है, हाँ, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये तमाम जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक ये है। कहीं ना कहीं आरक्षण को सब खत्म करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, एक और चीज और प्रभात जी, एक चीज और ध्यान दीजिए, जज साहब ने जो उसमें फैसले में लिखा है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, न्यायमूर्ति मित्तल करके नाम शायद है, ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल नहीं है।
जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को ना मिले, ये अरे बात शायद नहीं है। संतोष जी सबसे पहले वहां ये क्यों सोच रहे, वहां जो सबसे बड़ा बैरियर जुडिशियरी में है कि जुडिशियरी में कोई आरक्षण का ही प्रावधान नहीं है। जुडिशियरी में कोई आरक्षण का प्रावधान है क्या? तो वो तो नहीं, उनका कुछ तो खास परिवार, कुछ खास जाति के लोग वहां कुंडली मार के बैठे हैं कॉलेजियम सिस्टम के उनका माध्यम से। वो जो उनकी वह जो कुर्सी है, उनका जो वो विशेष क्षेत्र है, उसमें आरक्षण परमिटेबल नहीं है, कहीं से उसका परमिशन नहीं है प्रवेश के लिए। तो उनकी सोच कैसी होगी ये स्पष्ट है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल प्रेस वार्ता करके एक दलित के नेता थे मुजफ्फरपुर में, रवई राम, उन्होंने जुडिशियरी में आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था और वो पहले बिहार के नेता थे जो जुडिशियरी में आरक्षण को लेकर दिल्ली तक में प्रदर्शन किया, अभी आंदोलन उपेंद्र कुशवाहा चुप है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अभियान चलाया था कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, आपको ध्यान में होगा, लेकिन अभी चुप है, शायद उनका बयान नहीं आया। और भाई राज्यसभा उनको जाना है कि नहीं जाना है? पहले राज्यसभा जाना है या कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलना है? ये तो हम लोगों के बीच जो हमारे नेता और हमारे लोग हैं, चाहे नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, इनकी आवाज में जो परिवर्तन होता है, इनके सोच में जो बार बार डेविएशन आता है, इसका कारण तो स्पष्ट है कि जब कुर्सी का मामला हो जाता है तो चुप्पी हो जाती है, और जब कुर्सी सुरक्षित हो जाती है तो उनको सारा चीज दिखने लगता है। गिद्ध से भी बड़ी दृष्टि हो जाती है, चील से भी बड़ी दृष्टि हो जाती है। अच्छा, हम जानकारी एक दे दें, चिराग पासवान ने कल प्रेस वार्ता करके 65% आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट राजद जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और 9वीं अनुसूची को लेकर के नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी घेरा है। तो खैर, मुकेश सहनी को लेकर के, अभी मुकेश सहनी के पिताजी का पिछले दिनों मौत हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें बीजेपी के भी नेता सम्राट चौधरी भी और कई लोग गए थे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी गए थे। इसी दौरान चर्चा उठी कि सम्राट, ये मुकेश सहनी बीजेपी के संपर्क में है। क्या लगता है, जो निराशा हाथ लगी जो लोकसभा चुनाव में राजद के साथ, तो जा सकते हैं क्या? अंदर खाने की खबर है। देखिए, मुकेश सहनी कभी भी किसी मुद्दा पर और किसी समाज या व्यक्ति को लेकर कोई बड़ी संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़े हैं। जाति की चर्चा उनकी वहीं तक सीमित है जहां तक उनके कुर्सी का सवाल है और उनके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सवाल है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लालू प्रसाद यादव के जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार की तरफ देखते हैं। जिस तरह से जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या औकात है और उनका कितना वजूद है, यह तो सामने आ चुका। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही माने नपी तुली पार्टी है जो तराजू पर हर चीज को तौलती है। आज आरसीपी सिंह को देख लीजिए ना कि वो कहाँ है और उनसे क्या गुनाह हुआ। आरसीपी सिंह तो बिल्कुल पर्दे के पीछे चले गए, नाप दिया है एक तरीके से, मतलब इधर से भी तोड़ के उधर लीको फेंको जैसा कर दिया। हम मुकेश सहनी की बात पर आएंगे और हम दोनों को वहीं से सिद्ध कर देते हैं कि आरसीपी सिंह को जिस तरह से प्रभोग करके नीतीश कुमार के खिलाफ आगे किया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया और फिर जनता दल यूनाइटेड में ऑपरेशन लोटस की कोशिश हुई और वो ऑपरेशन लोटस विफल होने के बाद बेचारे न घर के रहे न घाट के, वो जनता दल यूनाइटेड से पहले राज्यसभा सदस्य नहीं जा सके। उसके बदले भारतीय जनता पार्टी जो बहुत दयावान थी उनके प्रति, उनको कहीं ना कहीं उस समय उनको राज्यसभा में भी नहीं भेजा, उनको कहा कि राष्ट्रपति कोटा से आपको भेज देंगे। आज की तारीख में भी हमको चर्चा मिल रहा है, उनके लोगों से हम पूछते हैं कि भाई अभी भी उनके साथ जो है सो नारंगी चादर, वो
गमछा वाले लोग दिखते हैं और उनका कभी बयान में नारंगी वो क्या कहते हैं आभा दिखाई देती है और कभी हरापन दिखाई देता है, हरियाली भी दिखाई देती है। तो आखिर हमारे नेता कर क्या रहे हैं, आखिर क्या सोच रहे हैं? कभी नीतीश जी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, कभी नरेंद्र मोदी जी के बड़ाई का पुल बांधते हैं। तो आखिर क्या बात है? लेकिन सच्चाई बात यही है, पशुपति पारस को भी तो पशुपति डिबेट दिया पारस एक की भी तरीके वही से। हालत है, पशुपति पारस की भी वही हालत है। हम लोग उनका नाम लेना, उनकी पार्टी का नाम लेना भी भूल गए थे। बताइए, केंद्र में जो आदमी मंत्री रहा वो एक झटके में आज कहीं नहीं है। पूरे इसके बाद कौन शिकार बनेंगे, किसको शिकार बनाएगी बीजेपी? बिहार के किस नेता को शिकार बनाएगी? देखिए, अभी तो हमको लगता है कि जो शिकार बनाने का मौका है, कहीं ना कहीं उन जो तीर निशाने पर चल रहा है और जिस तरह से है वो सम्राट चौधरी की तरफ दिख रहा है हमको। तीर का निशाना सम्राट चौधरी की तरफ से दिख रहा है। जब नीतीश कुमार बहुत बेआबरू थे, बहुत दबाव बना रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर, उनकी पगड़ी को उतरवाने से लेकर या उनके मैंने उनके खिलाफ चूंकि वो पगड़ी थी उससे उनको बेचैनी थी, तो उस समय तो बीजेपी चुप रही। लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव में झटका लगा और जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया आई, ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी ने ही सारी जगह और कुशवाहा समाज के लोगों ने ही शायद सब जगह बीजेपी को हरवा दिया है या इस हार का के लिए वो दोषी है। इसीलिए बेचारे अभी वो तीर के निशाने पर हैं। अभी विजय सिन्हा जी का जो है, जो दूसरे डिप्टी सीएम है बिहार के, उनका पीठ थपथपाया जा रहा है। अब आरके सिंह के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, तो आरके सिंह डिप्टी सीएम बनेंगे तो विजय सिन्हा हटेंगे कि सम्राट चौधरी, अभी हमारे ये समझ से परे है। तो अब अंतिम सवाल, और समय मुकेश सहनी के बारे में यही हम कह देना चाहते हैं कि मुकेश सहनी किसी भी तरह से, जिस तरह से जो प्रशांत किशोर की इच्छा है उसी तरह से मुकेश सहनी की भी इच्छा है। उनको भी कहीं ना कहीं जो अब राजनीतिक भूमि से जो बाहर हो गए हैं, एरिना से जो बाहर हैं, वो फिर से खेल में लौटना चाहते हैं और इसके लिए एक कुर्सी चाहते हैं। वही कुर्सी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की इच्छा है, जो वही कुर्सी मुकेश सहनी जी की भी इच्छा है। अच्छा, एक लाइन में आपका उत्तर चाहेंगे पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव कांग्रेस में एक जमीन तैयार करने की कोशिश में है क्या बिहार में? संक्षेप में, समय नहीं है। देखिए, पप्पू यादव को मौका मिलेगा तब, और पप्पू यादव को मौका मिलेगा इसकी पूरी संभावना मुझे नहीं दिखती है। क्या कि पप्पू यादव पूरी तरह से कांग्रेसी है ऐसी बात नहीं है, उनका व्यक्तिगत वजूद भी है और वो बार बार अपने आप को मैंने कहा वो अपने आप को ज्यादा स्थापित करना चाहते हैं। वो व्यक्ति प्रमुख नेता है, पार्टी प्रमुख नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी है, वहां तो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है, वहां पप्पू यादव का फिर क्या होगा? जी, अब अंतिम सवाल ये कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी का एक दूसरे के साथ क्या फिर मुलाकात हो सकती है, मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उधर से बीजेपी का साथ जेडीयू छोड़ सकता है, नीतीश उधर से हट सकते हैं, ये संभावना भी जताई जा सकती है? देखिए, ये बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो सारी परिस्थिति है, मेरी समझ से ये केंद्रीय राजनीति पर टिकी हुई है। ये जो भी बिहार के नेता हैं और नीतीश कुमार हैं और जो भी छोटे अन्य राज्यों के भी नेता हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है और ये सुरक्षा तब तक संभव नहीं है जब तक ये देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनने में कामयाब हो जाती है तो पहले ही लोग चाहेंगे कि देश में सत्ता परिवर्तन हो और तब हम लोग सब जगह अपना उसके हिसाब से परिवर्तन कर लें। जी, शुक्रिया प्रभात जी। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।